हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज के इस सत्र में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक फिजिक्स में, मैकेनिक्स में, यानी अलग अलग फील्ड में इसकी जरूरत पड़ती है। कई अलग अलग क्षेत्र हैं जहां हमें इस टॉपिक को जानना ही चाहिए, तभी हम उसकी और आगे की चीजें समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें वेरिगनस थ्योरम जानना है, अगर हमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जानना है, तो इन सब चीजों को समझने से पहले हमें जानना ही होगा मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, यानी बल आघूर्ण के बारे में। इसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं और हिंदी में इसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना डिले के हुए आइए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं और बड़े ही आसान तरीके से, बड़े कम समय में हम पूरी जानकारी लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। मैं कहना चाहूंगी कि अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अंत तक जब आप बने रहेंगे तभी हम समझ पाएंगे अच्छे से कि मोमेंट ऑफ फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम समझ पाएंगे इसका वेक्टर नोटेशन, यानी एक सदिश राशि है तो हम इस सदिश राशि को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, उसकी दिशा क्या हो सकती है। और साथ ही हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी सीखने वाले हैं, क्योंकि जब वेरिगनस थ्योरम जैसे हम डिराइव करने चलेंगे तो हमें इसकी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी भी जरूरत पड़ जाती है। तो जैसी जरूरत होगी हम उसे यूज करते रहेंगे, लेकिन आज हम इन बेसिक चीजों को समझ लेते हैं जो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आप अपने स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हैं फ्रेंड्स, और स्क्रीन पर जो डायग्राम आपके सामने है उसको देखने से कुछ कुछ चीजें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी। बस यहीं से हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में जानना। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी बल आघूर्ण। तो फ्रेंड्स, हम ये मानकर चल रहे हैं कि बल क्या है, फोर्स क्या है, आप ये जानते हैं। और क्या काम करता है फोर्स, है ना, न्यूटन के लॉज के बारे में आप जानते हैं। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में, बल की दिशा में डिस्प्लेस हो जाता है, मूव करने लगता है, या उसमें मूव करने की टेंडेंसी आ जाती है। ये सारे डिस्कशन आपने कर रखे हैं। तो अभी तक जितना हमने नाम लिया, वहां जब आप पढ़ते हैं तो वहां हम ट्रांसलेटरी मोशन की ही सिर्फ बात करते हैं, ठीक है। तो जब आप सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपको ये ऑब्जेक्ट दिया गया, इस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। ये मोशन एक्सीलरेटरी मोशन हो सकता है या विदाउट एक्सीलरेशन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। कैसी कंडीशन है और जिसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। यहां देखिए, अब हम इस ट्रांसलेटरी मोशन से थोड़ा सा आगे चलेंगे, यानी इसी फोर्स से हम किस तरीके से रोटेशन करवा पाएंगे ऑब्जेक्ट को। और मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट हमारा रोटेशन करेगा, घूर्णन गति करेगा, वहां पर सिर्फ फोर्स कहने से बात नहीं बनती है। वहां इस फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है, यह यानी कि फोर्स में, बल में कितनी कैपेसिटी है रोटेशन कराने की, घूर्णन गति कराने की, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसी जो रोटेटरी मोशन को प्रोड्यूस करने की, रोटेशन कराने की, घूर्णन गति कराने की जो फोर्स की कैपेसिटी है, उसी को हम मोमेंट ऑफ फोर्स या बल आघूर्ण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, किसी भी शेप में ये ऑब्जेक्ट आपको एक दिया गया, ठीक है। अब अगर हम इस पे फोर्स ऐसे लगाते हैं और इसे हम पुश करते हैं तो ये ट्रांसलेटरी मोशन करने लगता है पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि इसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट पर ये एक्सिस हमने बना करके ऐसे कर दिया कि इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन करने के लिए फ्री है ना। एक्सेस के चारों तरफ रोटेशन करने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट फ्री है। थोड़ा सा इसमें एक बार कैमरे में आपके साथ मैं जोड़ना चाह रही हूं, जिससे थोड़ी सी एक और छोटी सी चीज एक्सेस के बारे में आपको क्लियर कर दी जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लीजिए ये जो आप मोबाइल देख रहे हैं मेरे हाथ में, अब मान लीजिए ये एक प्लेन है और इस प्लेन पर हम ये स्टिक, जिसे हमने पेन को स्टिक माना, और यहां से इस समतल पे हम होल्ड करें और इसको हम ऐसे इसमें लगा दें। अब सोचिए
ये इस तरीके से हो जाएगा। और हम ये कह रहे हैं कि ये इस एक्सिस, जो एक्सिस हम ले रहे हैं, इसके चारों तरफ ये ऐसे रोटेट करने के लिए फ्री है। यहां से देखें तो आप कहेंगे ये ऐसे रोटेशन करने के लिए फ्री है। बस जो डायग्राम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये डायग्राम कुछ ऐसा ही इफेक्ट आपको दे रहा है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेस कैसे है और ऑब्जेक्ट कैसे है। अब सोचिए इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, ठीक। तो कॉमन सेंस भी अगर आप यूज करते हैं तो आप क्या सोचेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे इस पे फोर्स लगाया, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को एक्सिस के चारों तरफ इस तरीके से रोटेट कराएगा, ठीक है। और अगर इसी फोर्स की डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, यानी मान लीजिए हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा, तो अब सेम एक्सिस के चारों तरफ, सेम अक्ष के चारों तरफ, धुरी के चारों तरफ ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रोटेट करने लग जाएगा। यानी फोर्स डिसाइड करेगा कि किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये ही दो हम बात करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो वो फोर्स डिसाइड करता है कि क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। लेकिन सिर्फ फोर्स डिसाइड नहीं करता सब कुछ। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में हमने ऑब्जेक्ट पे क्या किया, फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, तो इस ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स ही डिसाइड करता है कि एक्सीलरेशन होगा या नहीं होगा, कितना एक्सीलरेशन होगा, कैसे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, सब कुछ फोर्स डिसाइड करता है। लेकिन अब इस केस में जहां हमने एक्सिस की बात की और उस एक्सिस के तरफ, उस एक्सिस के चारों तरफ ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए फ्री हो गया है, तो अब यहां फोर्स ही सब कुछ नहीं डिसाइड करेगा, बल्कि इस बात पे भी सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो इस किस पोजीशन पर है और इस एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। यानी जो फोर्स हमने लगाया, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की एक्सिस यानी अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है ना, इस अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, इस पे भी डिपेंड करेगा। फोर्स कितना है इस पे तो डिपेंड करेगा ही, जो रोटेशन यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, बल की क्रिया रेखा जो है, उसकी एक्सिस से, अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है। अब बल की क्रिया रेखा आप समझते हैं, यहां मैं शॉर्ट में फिर आपको बता देती हूं बल की क्रिया रेखा के बारे में भी। देखिए अगर ये फोर्स लग रहा है ना, जहां फोर्स लग रहा है जिस लाइन के अलोंग, जिस डायरेक्शन में, बस उसी लाइन को आप आगे बढ़ाते चले जाइए या बैकवर्ड पीछे बढ़ा दीजिए, इसी लाइन को हम कहते हैं बल की क्रिया रेखा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया गया एफ फोर्स, अब उसे देखते ही आप समझ गए होंगे कि इसी लाइन को, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, उसी लाइन को हम आगे पूरा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये है बल की क्रिया रेखा। और एक्सिस से इस लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स का यानी जो बल की क्रिया रेखा है, उस पर हम एक परपेंडिकुलर, एक लंब डाल देते हैं। ये है एक्सिस से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। अगर इसे हम आर कह रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स भी देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, और ये सब चीजें हम लोगों ने जहां स्केलर और वेक्टर पढ़ा है, इसी चैनल पर वीडियो पढ़ा हुआ है, वहां पढ़ रखा है। किसी भी कंफ्यूजन के लिए उस पर जल्दी से जाएं और उसे रिवाइज कर लें, प्लेलिस्ट बना करके भी आपकी सुविधा के लिए दिया गया है इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स अब देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड, परिमाण ये एफ है, और ये बल की क्रिया रेखा की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे लंबवत दूरी है आर। तो ये जो आर इंटू एफ वैल्यू आएगी, ये किस चीज को मेजर करती है, वो मेजर करती है इस फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने का कितना प्रभाव है इस फोर्स में, उसको मेजर करता है ये आर इंटू एफ। और इसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को कहते हैं टाउ। टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को, ठीक है। और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है वो आपने देखा।
तो फ्रेंड्स यहाँ हमने मोमेंट ऑफ फोर्स के जो निकाला उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, इसके डायरेक्शन की बात नहीं की। इस फोर्स के भी हमने मैग्नीट्यूड को ही लिया है, इसका भी हमने डायरेक्शन अभी यहाँ पे इसे वेक्टर फॉर्म में यूज नहीं किया है। लेकिन फ्रेंड्स ये फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और आर की जगह हम पोजीशन वेक्टर लेंगे, कि उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे पोजीशन वेक्टर किस पॉइंट का लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर और वेक्टर वैल्यू ऑफ फोर्स लेकर के हम टॉर्क को निकालते हैं। और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, टॉर्क यानी बल आघूर्ण सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है टॉर्क का, और इसके डायरेक्शन भी अगर हमें चाहिए तो हमें वेक्टर क्वांटिटी ही निकालनी पड़ेगी टॉर्क की। और वेक्टर क्वांटिटी को अभी हम देखते हैं आगे कि हम कैसे निकालेंगे। उसे हम पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वैल्यू ऑफ फोर्स यानी एफ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो वीडियो है इस चैनल पर, उसमें आपने देखा है कि जो दो वेक्टर्स आप लेते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। बिल्कुल उसी प्रोसेस से हम यहाँ पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स एफ का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। वो हमें वेक्टर वैल्यू ऑफ टॉर्क दे देगा, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन, दोनों चीजें निकल करके आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। मतलब आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है, ठीक है, डायग्राम यहाँ पे मैंने दे रखा है, आप उससे भी समझ सकते हैं इसे। देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एक्स वाई प्लेन है, इसको तो देखते ही आप समझ गए, जिसमें ये एक्स डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी फर्श को आप मान सकते हैं, और ऊपर की तरफ जो छत की तरफ जो गई हुई है डायरेक्शन, यानी ये, इसको हम z डायरेक्शन कह दें, ठीक है। तो अब ये तीन डायरेक्शन हो गई। अब एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट हमने P लिया, ठीक है। इस पॉइंट P पर हमने फोर्स क्या लगाया, F फोर्स लगाया। जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है उस डायरेक्शन में F फोर्स लगा दिया। तो जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर फोर्स लग रहा है, उसकी ये जो एक्स वाई प्लेन है ना, उसका एक ओरिजिन होगा, केंद्रक होता है उसका। उस ओरिजिन से पॉइंट P की हम डिस्टेंस, ठीक है, पोजीशन, पॉइंट P की ओरिजिन, O से पोजीशन, और पोजीशन को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पोजीशन में सिर्फ ये वाली डिस्टेंस नहीं है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, बल्कि पोजीशन की एक डायरेक्शन भी होती है। जैसे मान लीजिए आर वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड में इधर भी हो सकता है, आर यहां भी हो सकता है, आर यहां भी, लेकिन पर्टिकुलर किस पोजीशन पर है उसे डिसाइड करने के लिए हमें ये वेक्टर आर पोजीशन लेना पड़ेगा, तब हमें इसकी प्रॉपर प्लेस पता चलती है। तो जिस वेक्टर से ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में पॉइंट P जिस पर फोर्स लग रहा है उसकी पोजीशन हम बताते हैं, उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर हो गई है वेक्टर R, और पॉइंट P पर फोर्स लग रहा है वेक्टर F, ठीक है। तो अब अगर इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट यानी मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, बल्कि जो ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने की, घूर्णन गति कराने की जो सामर्थ्य है उसको हम कहते हैं बल आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ फोर्स। और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर टाउ, ये सिंबल टाउ है, इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आर को मान लीजिए कोई वेक्टर ए की जगह लिया और एफ को वेक्टर बी की जगह लिया, तो ए क्रॉस बी को जैसे हम लोगों ने वेक्टर वाले वीडियो में सॉल्व करना सीखा था, बिल्कुल उसी तरीके से आर क्रॉस एफ को सॉल्व करेंगे तो हमें ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क यानी बल आघूर्ण मिल जाना है, ठीक है। तो उसी वीडियो में हम लोगों ने ए और बी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन यानी दिशा निकालना भी सीखा है, और कैसे
राइट हैंड थंब रूल से या स्क्रू रूल से हम उस डायरेक्शन को निकालते हैं। ठीक है, जहां हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर ए और बी दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन हमें कैसे निकालनी। मान लीजिए ये वेक्टर ए था और ये है वेक्टर बी। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमें चाहिए, तो आप ए क्रॉस बी है ना, तो ए से बी तक है ना, इधर से इधर आप रोटेट कराइए। ठीक, जब ऐसे रोटेशन कराएंगे तो स्मॉल एंगल है ना, ये ध्यान रखना कि स्मॉल एंगल का रोटेशन, ए से बी तक ये रोटेशन आपको नहीं कराना, हमें क्या कराना है, स्मॉल एंगल का रोटेशन हम देते थे। ठीक, राइट हैंड थंब से या स्क्रू से लेते थे। तो राइट हैंड थंब लेते हैं जो अंगूठे की दिशा है, या स्क्रू लेते थे तो जिस डायरेक्शन में आपका स्क्रू बढ़ता है उस डायरेक्शन में इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन जाएगी। यानी अगर हम यहाँ ए से बी तक लें तो ये वाली हो जाएगी। अगर यही एंगल इसके बीच बदल जाता है, वहां हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है ना। ए हमेशा ध्यान रखना, ए क्रॉस बी निकालना है, इसकी डायरेक्शन लेनी है, तो ए और बी के बीच जो स्मॉल एंगल बन रहा है उस पे हमें रोटेशन देना है। ठीक, तो यहां देखिए, यहां पर भी हमने वही चीज किया। ये आर है, आपका ये पोजीशन वेक्टर आर है और ये एफ है। ठीक है, हमने सहूलियत के लिए इस एफ को पैरेलल मूव करा के यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इसको मूव करा के ड्रॉ कर दिया है तो हम यहीं पे देख लें, ये हमारा आर क्रॉस एफ। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन अगर हमें थंब रूल से निकालना है, राइट हैंड थंब रूल, तो आपको क्या करना है कि जिस प्लेन पर हमारा आर और एफ है उससे परपेंडिकुलर यानी जेड डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन के चारों तरफ ये आपने ऐसे कर्ल किया अपने फिंगर को जैसे दिखाया गया है। तो जिधर ये अंगूठा जा रहा है उधर होगा टाउ की डायरेक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे हमने कहा था ना ए क्रॉस बी, तो ए से बी की तरफ स्मॉल एंगल, तो यहां देखिए ए से बी की तरफ यही वाला स्मॉल एंगल आ रहा है। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए आप उस वीडियो पे जाइए। फिर भी कोई डाउट है डायरेक्शन निकालने में तो आप कमेंट लिखिए, मैं उसको और क्लियर कर दूंगी। अभी यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि इस वीडियो में आपने देख रखा है कि ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स एफ की डायरेक्शन निकालेंगे, और जब उस डायरेक्शन को हम उसको निकालेंगे डायरेक्शन को, तो सेम रूल ही हमें यहाँ पे लगाना है। क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो ए और बी पे था वही आर और एफ पे लगाना है। तो ये तो वेक्टर नोटेशन में आपका आ जाता है। जो टॉर्क है आपका बलाघूर्ण है, मोमेंट ऑफ फोर्स है। ठीक है, तो लेकिन साथ ही हम यहाँ एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, और वो है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके पहले मैं आपको डेफिनेशन दे देती हूँ, जिससे जिन स्टूडेंट्स को डेफिनेशन की जरूरत है वो डेफिनेशन नोट डाउन कर लें मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। ठीक है, उसका वेक्टर नोटेशन समझ तो आपने लिया ही होगा। देखिए, बिल्कुल यही चीज हमने ऐसे ऑब्जेक्ट माना था, जैसे ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लिया था, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया किसी भी शेप में। इस पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके चारों तरफ हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए फ्री है। अब अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप किसी पॉइंट P पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जब यहाँ डिस्कस करेंगे तो कुछ और चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। यहाँ देखिए P पॉइंट पर हमने क्या लगाया, फोर्स F लगाया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन चाहिए था, किसका, फोर्स का। तो इस जिधर फोर्स लग रहा है उस लाइन को आगे पीछे किसी भी तरफ बढ़ा लेंगे, वो लाइन ऑफ एक्शन कहा जाता है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से पास हो रहा है यानी O पॉइंट से, वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया लाइन ऑफ एक्शन पर, तो ये हो जाती परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, बल के क्रिया रेखा की धुरी से लंबवत दूरी। ठीक है, तो ये हमें D की वैल्यू मिल गई, फोर्स का मैग्नीट्यूड है F, तो टॉर्क यानी बलाघूर्ण का मैग्नीट्यूड R F, यहाँ R की जगह हमने D लिया है तो यहाँ पे DF, जहां जो वैल्यू आएगी हमें वो लेना है, ये आ जाएगी जो है टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, फिर हमने जो दूसरे केस में हमने बात की है कि इसकी वेक्टर वैल्यू को हमने लिया है, डायरेक्शन को इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स डायरेक्शन देखिए, पॉइंट P पर, इसी डायग्राम में अगर आप देखना चाहें तो पॉइंट P पर फोर्स लग रहा है। अगर पॉइंट P का
पोजीशन वेक्टर आप लें तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से ओपी आएगा, जिसे आप वेक्टर आर कहेंगे, और फोर्स होगा वेक्टर एफ। ठीक, क्लियर है ये चीज? तो आर और एफ के बीच में कुछ एंगल बनेगा, आर और एफ के बीच का एंगल होगा थीटा। ठीक है, आर और एफ के बीच एक एंगल बनेगा जिसे आप थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि यहां दिखाया गया। देखिए आर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये एफ है, और दो वेक्टर्स के बीच हम किस तरीके से डायरेक्शन डिसाइड करते हैं ये भी हम लोगों ने वेक्टर वाले चैप्टर में तो डिटेल में पढ़ा ही था। यहां भी आप देख लीजिए वही चीज फॉलो किया गया है। यहां से आपका चल के आ रहा है ये आर वेक्टर, इसको हमने आगे बढ़ाया है ना, तब ये डायरेक्शन आता है दो वेक्टर के बीच। मान लीजिए एक ये ए वेक्टर और एक ये हमारा बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच का डायरेक्शन ये नहीं हो सकता। अब इस वेक्टर को आगे बढ़ाइए, जहां पे आपको लगता है दोनों एक ही पॉइंट से, देखिए इधर ए निकल रहा है इधर बी निकल रहा, एक ही पॉइंट से निकल रहे, तो ये एंगल आएगा दो वेक्टर ए और बी के बीच में। इसी तरीके से ये आर वेक्टर और ये एफ वेक्टर के बीच ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल डिसाइड करने में आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब डायरेक्शन की बात होती है तो एंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एंगल को आप बहुत ही केयरफुली डिसाइड करेंगे। तो यहां भी हम लोगों ने वही किया है, ये पोजीशन आपने दिखाया, आर से दिखाया। अब अगर आपको इनके बीच का एंगल डिसाइड करना है तो इस आर को आगे बढ़ाएंगे, है ना। अब ये आर वेक्टर की डायरेक्शन और ये एफ की डायरेक्शन, इनके बीच का ये जो एंगल थीटा होगा वो आर और एफ के बीच का एंगल आ जाएगा। अब अगर यहाँ हमें टॉर्क का वेक्टर वैल्यू लिखना है तो टाउ वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू आ जाएगा आर इन वेक्टर फॉर्म क्रॉस एफ, है ना। ध्यान रखिएगा, बार बार देखिए आर क्रॉस एफ हम लिख रहे हैं। जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना तो हम मैग्नीट्यूड आर इंटू मैग्नीट्यूड एफ लिखें या मैग्नीट्यूड एफ इंटू मैग्नीट्यूड आर लिखें। अगर डी है तो आर की जगह हम डी लेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो हमें टॉर्क को निकालने के लिए आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, आर क्रॉस एफ ही लिखना है, एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते हैं। ये चीज अपने वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो वहां मेरे साथ देखा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। इसका मतलब क्या, टाउ निकालने के लिए हमें आर क्रॉस एफ ही लेना होगा। ठीक है, तो ये वेक्टर नोटेशन में आ जाएगा आपका टॉर्क। अब इन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए प्रॉपर राइट डाउन करके दिया हुआ है। वो क्या है आपका, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड, किसका, टॉर्क का, मोमेंट ऑफ फोर्स का, इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और किस सिंबल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सिंबल होता है टाउ। तो इस बेस पे मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी टाउ को एफ और डी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है। ठीक है, डी था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी चीज को हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी दिया है। बलाघूर्ण क्या होता है, घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा उत्पन्न किए गए घूर्णन प्रभाव की माप होती है बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण का परिमाण हम कैसे निकालते हैं, लगाए गए बल के परिमाण यानी F, ठीक है, एवं बल के क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का गुणनफल, ठीक है, यानी F इंटू डी, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टाउ, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, किसके लिए, बलाघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम इसके वेक्टर नोटेशन पे आते हैं जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट मस्ट हैव अ डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी ही होगी। वी कंसीडर अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन, जैसा कि अभी आपको हमने दिखाया था।
एक ये y डायरेक्शन था, ये x डायरेक्शन था, ठीक है, और ये z डायरेक्शन था। एक्स वाई प्लेन पर हम लोगों ने एक पार्टिकल p कंसीडर किया था, उसी पार्टिकल की बात हो रही है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ p इज, अब ये O पॉइंट है तो O से P तक पोजीशन वेक्टर OP। देखिए हम वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम OP के ऊपर एरो लगा देते हैं और या फिर इसे हम बोल्ड कर देते हैं, डार्क करके लिखते हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। इसी तरीके से R के ऊपर एरो लगाएं या हम उसे ऐसा बोल्ड फॉर्म में लिख लें तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है। तो ये OP जो है वो पॉइंट P पर जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर है, जिसे हम वेक्टर R या इस तरीके से डार्क करके वेक्टर R रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और किस O पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन वेक्टर को हमने निकाला है, यानी P के पोजीशन को ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो इट इज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O ऑफ द इनर्शियल फ्रेम। फ्रेम क्या? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें हम पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। F is the force acting on the particle। अब इस पार्टिकल पर F फोर्स एक्ट कर रहा है, जो अभी आपने देखा था डायग्राम में, आपको मैंने दिखाया था। सो F फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन वेक्टर नोटेशन। वेक्टर नोटेशन में हम जब टॉर्क की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इन वेक्टर नोटेशन टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इन वेक्टर नोटेशन टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी P जो पर पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर, एंड द फोर्स वेक्टर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल P, यानी R द पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर। ओके, ये होगा वेक्टर टाउ। ओके, इसे हम ऐसे बोल्ड फॉर्म में लिख करके भी वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद हो फ्रेंड्स, जैसे आप लिखते थे कि मान लीजिए R एक आता है हमारा किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट, A क्रॉस B। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो R जो मैग्नीट्यूड आता था, डायरेक्शन को अगर हम छोड़ दें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये लिखा जाता था AB साइन थीटा। तो बिल्कुल इसी तरीके से इससे हम कैसे लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये आर क्या है, इस आर का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये एफ है, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है, ठीक है। तो और थीटा क्या है, वेक्टर आर और वेक्टर एफ के बीच का एंगल है थीटा, जैसे कि हम यहाँ यूज करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से आर एफ साइन थीटा। तो फ्रेंड्स आर एफ साइन थीटा को अगर हम ध्यान से देखें, जो हमने इसका बिना वेक्टर नोटेशन यानी सिर्फ टाउ के जब मैग्नीट्यूड की बात की थी, तो उस डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या कहा कि टाउ यानी टॉर्क यानी बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण फोर्स के मैग्नीट्यूड और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है ना। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा, ठीक है। इसको हम मतलब टाउ का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ही हुआ, तो टाउ इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, एफ का मैग्नीट्यूड यानी जो फोर्स वेक्टर है उसका परिमाण, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, सिंपल प्रोडक्ट है। तो एफ इंटू आर साइन थीटा। अब ये आर साइन थीटा क्या है, यही तो वो डी है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे कि इस डायग्राम में ध्यान से देखिए जरा सा, ठीक है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये एंगल थीटा है, ओके। तो ऐसे जब आप ड्रॉ करते हैं ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो जब ये दोनों थीटा होते हैं तो इसी वजह से जब हम इस डायग्राम में भी देखें तो ये आ जाएगा आपका थीटा, ठीक है। अब OP को हम लोगों ने R से रिप्रेजेंट किया था, ये वेक्टर R है जिसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो परिमाण हो जाएगा R, ठीक है। R इसका मैग्नीट्यूड है, ये एंगल हो गया थीटा। तो इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसकी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स
कहां से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आर और डी में क्या रिलेशन आपको दिखाई पड़ रहा है? यहां आप सीधे से लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी डी अपॉन आर, यानी डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, तो यही तो बात अभी हमने बोली है यहां पर कि हम लिख सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं आर साइन थीटा की जगह डी, यानी जब जैसे ही हम यहां से इस वेक्टर नोटेशन से हम मैग्नीट्यूड पे आते हैं तो वही डेफिनेशन आ जाती है जो हम लोगों ने यहाँ पे दी थी। यानी क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स? मोमेंट ऑफ फोर्स, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसका इस डिस्टेंस के साथ सिंपल प्रोडक्ट है। कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसी चीज को अब जब ये वेक्टर फॉर्म में आप लेंगे तो इसके डायरेक्शन की बात होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालते थे। उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the vector r and vector f। ठीक है, as determined by the cross product of two vectors। ठीक है, ये लाइन हमने क्यों लिखी है यहाँ पर? क्योंकि देखिए, अगर हम ये कह भी देते हैं कि आर और एफ जिस प्लेन पर हैं, और यहाँ किस प्लेन पर हैं? यहाँ ये एक्स वाई प्लेन पर हैं, तो एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर एक ये डायरेक्शन भी हो सकती है और एक इसकी अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। तो ये कौन सी वाली डायरेक्शन में होगा? टाउ की डायरेक्शन, यानी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन इधर होगी या इधर होगी, इस चीज को डिसाइड करते हैं हम स्क्रू रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। क्योंकि हमने अभी बात की थी कि हमें अगर ए क्रॉस बी लेना है तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम जब रोटेशन देते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि ए से बी की ओर, लेकिन जो स्मॉल एंगल है दोनों के बीच का, उससे हमें रोटेशन देना है। इसकी डिटेल के लिए आप इसके वीडियो पे एक बार जाइए और वहां से इसको रिवाइज कर लीजिए, इसलिए मैं इसे यहाँ पे डिटेल में नहीं डिस्कस कर रही हूँ। फिर भी एक बार फिर कहूंगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे अलग से डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ये तो इसके डायरेक्शन की बात हो गई। अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने वही चीजें बता दी है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, अतः इसकी एक दिशा अवश्य होगी। हम एक्स वाई सतह पर एक कण P, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर एक कण हमने P लिया। कण P का स्थित सदिश यानी पोजीशन वेक्टर OP, जिसे हम वेक्टर R से, वेक्टर मतलब बोल्ड से लिखे या ऊपर एरो लगा करके हम लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यह स्थित संदर्भ फ्रेम के केंद्र O से है। अब P का जो पोजीशन वेक्टर हम दे रहे हैं वो उसका जो ओरिजिन O है उसके रेस्पेक्ट में है। जो F फोर्स है, कण P पर कार्य करने वाला बल है, ये F क्या है? पार्टिकल P पर जो फोर्स लग रहा है। सदिश राशियों के रूप में बल आघूर्ण बिंदु P के स्थित सदिश यानी कि वेक्टर R, ठीक है, तथा P पर लगने वाले बल F का क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी R क्रॉस F होता है। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने देखिए बोल्ड में लिखा है। आप एरो लगा के जब लिखते हैं तो इसे लिखने का तरीका, ये ऊपर एरो लगा के टाउ इनटू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इसे लिख सकते हैं, जिसे अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया था। और इसकी सही डायरेक्शन हम दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से निकालते हैं, जिस तरीके से हम जो दो वेक्टर ए और बी हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज तो आपने समझ ली है, लेकिन अभी एक और चीज रह जाती है, वो है आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसकी जब आप आगे पढ़ेंगे, हम कुछ डेरिवेशन देखेंगे वेरिग्नस थ्योरम में, तो वहां भी हम इसे यूज करने वाले हैं। तो हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लें। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था, उस पे पॉइंट O पर, है ना, हमने एक एक्सिस लिया। अब ये जो हमने पॉइंट दिखाया है थोड़ा छोटा सा सर्किल बना करके, यहां से एक्सिस आप इमेजिन करिए कि जिस स्क्रीन पर आप पढ़ रहे हैं उस स्क्रीन से परपेंडिकुलर आपकी तरफ निकलता हुआ एक्सिस है ना, उस स्क्रीन से परपेंडिकुलर आपकी तरफ आता हुआ एक्सिस है।
तो ओ पॉइंट पर ये एक्सिस हो गया। अब मान लीजिए इसी ऑब्जेक्ट पर, ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, किसी भी शेप का ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, उस पर ये ओ पॉइंट है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने किसी एक पॉइंट पर फोर्स लगाया, ठीक है, ये हो गया आपका अप्लाइड फोर्स। ठीक, मान लीजिए अप्लाइड फोर्स है आपका पी, कहां से कहां तक, अच्छा ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन देगी, और इसकी जो लेंथ है ए से बी तक इसकी लंबाई है, वो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, इसके परिमाण को बताती है। अब हम इसे ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस जो P फोर्स है इसके मोमेंट ऑफ फोर्स यानी बल आघूर्ण को, तो उसको बताने के लिए जो O पॉइंट है उससे हम जो वेक्टर फोर्स P है उसके दोनों सिरों को इसे जोड़ दें ऐसे करके। अभी क्या बन गया, ये आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इसे और हम चेंज कर लें जिससे आपको समझाना हमारे लिए आसान हो जाए। तो हम इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करेंगे, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्लियर रहेगा अगर बड़ा बनेगा और बाहर की तरफ हम पॉइंट्स लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ओ पॉइंट ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया है ये पी फोर्स हो गया हमारा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। तो अब हमने क्या किया, ए को भी ओ से जोड़ दिया और बी को भी ओ से जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका एक ट्राइंगल, ये पूरा हमारा एक ट्राइंगल बन गया। ठीक, अच्छा अब अगर हम आपसे पूछें कि ये ओ ए बी ट्राइंगल है, इसका एरिया आप बता दीजिए, तो सिंपल एरिया अगर आपको निकालने के लिए कहा जाता है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी का, तो किसी भी ट्राइंगल के एरिया के लिए आप क्या कहते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, हम ये लिखते हैं। अब बेस तो आपको पता है इस ट्राइंगल का, ए बी इज द बेस, ठीक है, पर हाइट, इसकी हाइट कहां से आएगी, तो ये ए बी को आगे बढ़ा दें, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक, जो फोर्स की जो डायरेक्शन है उससे आप आगे बढ़ाते जाइए तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स आ गया। अब पॉइंट ओ यानी जो एक्सिस है, पॉइंट ओ पे क्या था, एक्सिस था, तो एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कराएं, पूरा इसको ड्रॉप करा लेते हैं, तो ये आ जाएगा, एक्सिस से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप करा लिया, ये आपका 90 डिग्री होगा, ये नॉर्मल है इसलिए इसे एन से लिख दें। ठीक है, यानी ओ एन हो गया, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कराया, तो ये ओ एन क्या है, ओ एन ही तो इस ट्राइंगल का ओ ए बी जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की हाइट है ओ एन। ठीक है, ऊंचाई इसकी हो गई ओ एन। तो अब अगर हम एरिया ऑफ ओ ए बी लिखें तो एरिया कितना होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है, ए बी की लेंथ है, इंटू हाइट कितना है, ओ एन है। बेस आपका हो गया ए बी और हाइट इसका हो गया ओ एन। ठीक, ये हो जाता है इसका एरिया, एरिया किसका, ट्राइंगल ओ ए बी का। अब जरा हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए अगर आपको कहें कि पी फोर्स लग रहा है, पी किस मैग्नीट्यूड से निकलेगा, ए बी की लंबाई से निकल के आता है हमारा। ठीक है, तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ फोर्स आपको निकालने के लिए कहें, ए बी की लंबाई आपको रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पी। ठीक, तो अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क आपको निकालने के लिए कहते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, आपको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड, अब यहां डायरेक्शन की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, टॉर्क की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो क्या था, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां एफ की जगह क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, और पी किसके बराबर है, पी को हम जो लेंथ है ए बी की उससे रिप्रेजेंट करेंगे पी को, तो ए बी इज द लेंथ, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ओ एन। ठीक, ये हो गया टॉर्क। तो जरा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखिए, तो यहां हम क्या कह सकते हैं, ये वैल्यू 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी हो गई, इसको 2 को इधर ले जाइए तो यही बन गया ना, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, यहां ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ए बी की लेंथ है वो फोर्स पी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर ये ए बी की लेंथ फोर्स पी के प्रोपोर्शनल है तो यहाँ कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी आएगा। अगर हमें डायरेक्ट कह दें कि ए बी की लंबाई फोर्स पी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है तो हमारा ये सीधे सीधे आ जाएगा कि टॉर्क इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां हम इस ट्राइंगल के एरिया को 2 टाइम्स करते हैं और हमें मिल जाता है इस फोर्स का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ मोमेंट ऑफ फोर्स निकलकर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, सारी जानकारी आपने ली, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन के बारे में, उसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब हम इससे आगे के वीडियोस डिस्कस करेंगे आगे की सेशन में, जिसमें हम इससे रिलेटेड यानी मोमेंट ऑफ फोर्स को हम कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वेरिग्नन थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एटसेट्रा, इन सब की भी चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।